Hello guys, welcome back to another video. First of all, please accept my sincere apologies for not posting video from past 2 days. Without any delay, let's begin. Emergency provisions. What is the next feature of Indian Constitution is emergency provisions. The Indian Constitution elaborate emergency provisions to enable the President to meet any extraordinary situation effectively. The rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity, integrity, and security of the country and the democratic political system and the constitution. भारतीय संविधान बात करता है एमरजेंसी प्रोविजंस की, किन किन प्रिंसिपल को सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया की जो है वो हमेशा बनी रहे. द कॉन्स्टिट्यूशन envisages 3 types of emergencies, namely national emergency on the ground of war or external aggression और armed rebellion. आर्टिकल 352 इमरजेंसी की बात की गई है. आर्टिकल 352 में कब डिक्लेयर की जाएगी? जब कोई बाहर से हम पे अटैक हो रहा हो या फिर कोई ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन. स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं इस टाइप की इमरजेंसी को, जब स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है वो फेलियर हो जाए, मतलब जब स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तब. ठीक है. इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 356 और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 365. और यदि सेंटर की जो डायरेक्शंस है उनके अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी या कोई स्टेट काम नहीं करेगा, तब आर्टिकल 365 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल लागू होगा. फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360. फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है भारत में. क्या है? ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट goes into the total control of the center. It converts the federal structure into a unitary one without a formal amendment of the constitution. This kind of transformation of the political system from federal normal times to unitary during emergency is a unique feature of Indian constitution. 3-tier government. Originally, the Indian constitution, like any other federal constitution, provided for dual polity and contained provisions with regard to the organization powers of the center and the states. बाद में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1992, जो थर्ड टीयर है गवर्नमेंट का वो ऐड हुआ. उससे पहले स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट थी, एंड थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऐड हुआ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए. ठीक है. 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है इसने रिकॉग्नाइज किया किसको? पंचायती राज, पंचायत्स को एज रूरल लोकल गवर्नमेंट्स बाय एडिंग अ न्यू पार्ट 9 एंड अ न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 gave constitutional recognition to the municipalities, urban local governments by adding a new part 9A and a new schedule 12 to the constitution. पार्ट 9 और 9A में 9th में बात की गई है पंचायती राज की और 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ की. और जो मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए आया था. ठीक है. और ये कहाँ पर इंसर्टेड है सारे जो पार्ट्स हैं, मतलब इनसे रिलेटेड शेड्यूल कौन सा है? दैट इज शेड्यूल 12th. Cooperative societies. The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 gave constitutional status and protection to cooperative societies. 97th Constitutional Amendment 2011 ने constitutional status दिया and protection दिया किसको? cooperative societies को. In this context, it made the following 3 changes in the constitution. The right to form cooperative societies as fundamental right, Article 19 आर्टिकल के जरिए फंडामेंटल राइट बन गई हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करना. इसने एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किया टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज आर्टिकल 43B. ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. इट एडेड अ न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एंटाइटल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243ZH टू 243ZT. नया पार्ट 9B जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है. एंड आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 243ZH टू 243ZT. नाउ लेट्स कम टू द क्रिटिसिजम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन
जो क्रिटिक्स है उनका मानना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया एज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन और अ बैग ऑफ बोरोइंग्स और हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन और अ पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि ये उधार का थैला है, मतलब कि हमने जितने भी प्रोविजंस हैं सारे बाहर से लिए गए, इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है या फिर कुछ भी नया नहीं है। तो क्रिटिक्स को आंसर करते हुए अंबेडकर जी ने कहा कि सालों भी मतलब कम से कम 100 साल बीत गए, ठीक है, और जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। इट हैज़ बीन फॉलोड बाय मैनी कंट्रीज रिड्यूसिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू राइटिंग what scope of a constitution should be has long been settled। क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए बहुत पहले सेटल हो चुका है। सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय all over the world। Given these facts, all constitutions in their main provision must look similar। एक संविधान कैसा होना चाहिए ये पहले बहुत पहले सेटल हो चुका है, तो इस चीज़ को देखते हुए सारे संविधान एक जैसे होने चाहिए। कोई अगर नई चीज़ हो सकती है तो वो ये है कि इफ़ देयर कैन बी एनी इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम न्यू थिंग the only new things, if there can be any, in a constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country। अगर भारतीय संविधान जैसे कि 1947 46-47 के आसपास लिखा गया, बहुत लेट लिखा जा रहा था, तो सिर्फ क्या नया हो सकता है उसके अंतर्गत कि मतलब जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें क्या कमियां हैं उनको हटा करके जो लोगों की नीड्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, बस ये नया हो सकता है, बाकी तो सिमिलर ही होगा। हाँ, द चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ब्लाइंड कॉन्स्टिट्यूशन blind copy of the constitutions of other countries is based, I'm sure, on an inadequate study of the constitution। दूसरा क्या है क्रिटिसिज्म अ कार्बन कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। क्रिटिक्स का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर पे जो प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 935 वाला एडिड है। हेंस दे कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कार्बन कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 or an amended version of the Act 1935। For example, N. Srinivasan observed that the Indian Constitution is both in language and substance a close copy of the Act of 1935। Un-Indian और एंटी इंडियन, जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है द कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन और एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। दिस सैड दैट द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट्स अनसुटेबल टू द सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया। In this context, K. Hanumanthaiah, a member of the Constituent Assembly, commented, "We wanted music of veena और सितार, but here we have the music of an English band।" ये क्वेश्चन आता है कि ये कमेंट किसने किया था हमारे संविधान को लेकर के, तो ये के हनुमंतैया मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कमेंट किया था कि हमें म्यूज़िक चाहिए था वीणा या सितार का, लेकिन हमें मिला इंग्लिश बैंड का। कहते हैं क्रिटिक्स कहते हैं कि एंटी इंडियन है, मतलब या फिर अन इंडियन है और हमारी पॉलिटिकल ट्रेडिशन या स्पिरिट के इंडिया को रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो भारतीय संविधान है। Indian Constitution, according to the critics, the Indian Constitution is an un-Gandhian because it does not contain the philosophy and ideals of Mahatma Gandhi, the father of Indian nation। They opine that the Constitution should have been raised and built upon village panchayats and district panchayats। Elephantine sides, the critics stated that the Indian Constitution is too bulky and too detailed and contains some unnecessary elements। Sir Ivor Jennings, a British constitutionalist, observed that the provisions borrowed were not always well selected and that the constitution, generally speaking, was too long and complicated। बहुत बड़ा संविधान है ऐसा मानते हैं क्रिटिक्स। कुछ प्रोविजंस जो हैं जैसे सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि ये मतलब बिना सोच समझ के सेलेक्ट किए गए हैं, इसीलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा हो गया हमारा संविधान। बट नॉट द लीस्ट, paradise of the lawyers, according to the critics, the Indian Constitution is too legalistic and very complicated, opined that the legal language and phraseology adopted in the Constitution makes it a complex document। Sir Ivor Jennings called it a lawyer's paradise। Context, H.K. Maheshwari, a member of the Constituent Assembly, observed the draft tends to make people more litigious, more inclined to go to law courts, less truthful and less likely to follow the methods of truth and non-violence। Guys, this was our discussion for today and we have done chapter 3। If you have any doubt, please do write in the comment section
and please like my video, subscribe my channel, and share with your friends. Till then, stay tuned. We'll see you in next chapter, that is chapter 4.